हे स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल हरे कृष्णा लर्निंग। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 6 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, अर्थ इन आ सोलर सिस्टम। तो अर्थ के बारे में और सोलर सिस्टम के बारे में ये सब्जेक्ट काफ़ी बच्चों को फैसिनेटिंग लगता है कि जिसमें हम अपने प्लैनेट, स्टार्स वगैरह के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपने रात को स्काई में देखा ही होगा कि कुछ ब्राइट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, है ना। कुछ ब्राइट ट्विंकलिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो कि शाइन करते हैं रात में, और पूरा स्काई उनसे कवर्ड होता है ना। तो ये जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं इन्हें हम स्टार्स कहते हैं। अब कुछ ऐसे होंगे जो कि काफ़ी ब्राइट होंगे, कुछ होंगे जो हमें काफ़ी डिम नज़र आएंगे। अब ये जो हैं धीरे धीरे झपकी मारते रहते हैं, कभी डिम हो जाते हैं, कभी ब्राइट हो जाते हैं। दैट मीन्स ये हमें ट्विंकलिंग नज़र आते हैं। और ये जो स्टार्स हैं ना, ये आसमान में ऐसे लगता है कि किसी ने डायमंड्स जो हैं आसमान के अंदर स्टड कर रखे हों, जड़ रखे हों, हीरे जड़े हों आसमान में। अब जो ये स्टार्स होते हैं ना, अब कुछ ऐसे दिखेंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्विंकल कर रहे हैं, चमचम कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो बिल्कुल ही ट्विंकल नहीं करते, सिंपली वो ग्लो करते हैं बिना ट्विंकलिंग के, जैसे मून ग्लो करता है, शाइन करता है रात में। अब बेटा होता ये है कि जो आपके स्टार्स होते हैं ना, ये एक्चुअल में कभी भी ट्विंकल नहीं करते हैं। इनकी जो लाइट होती है वो अर्थ पे जब आती है, वो लाइट हमें ऐसे, मतलब एक साइंटिफिक फिनोमिना होता है इसके पीछे, जो हमें ट्विंकलिंग इसको नज़र आते हैं ये हमें, ठीक है। एक्चुअल में इनकी लाइट फ्लिकर नहीं करती है, एक्चुअल में ये ट्विंकल नहीं करते हैं, लेकिन कोई फिनोमिना होता है लाइट का जो कि आप आगे फिज़िक्स में पढ़ेंगे, जिसकी वजह से स्टार्स हमें ट्विंकलिंग नज़र आते हैं, ठीक है। अब स्टार्स के अलावा भी आपने रात को आसमान में एक और गोल सी चीज़ देखी होगी, विच इज़ नोन एज मून। और मून जो होता है ना, जो मून होता है हमारा, वो अलग अलग शेप्स का दिखता है हमें अलग अलग दिनों में। आप नोटिस करना, एक पूरे मंथ में छत पर जाकर देखना मून की पोजीशन डेली, धीरे धीरे आपको मून की पोजीशन चेंज होती हुई नज़र आएगी। आपको महीने में एक बार, दैट इज़ 15 डेज़ के गैप पर हमें एक फुल मून दिखता है, जो कि महीने के अंदर सिर्फ एक ही बार दिखता है। और ये पूरा चांद इस दिन दिखता है, और इसको फुल मून नाइट बोला जाता है, जिस रात को फुल मून दिखता है, या फिर हिंदी में इसको पूर्णिमा या पूर्णमासी भी बोला जाता है, ठीक है, जिस दिन हमें फुल मून दिखता है, पूरा मून। और इसी के ही 15 दिन बाद अगर आप देखेंगे, फोर्टनाइट लेटर, तो आपको एक न्यू मून दिखेगा, न्यू मून नाइट दिखेगी। दैट मीन्स कोई भी मून आपको आसमान में नहीं दिखेगा, उस नाइट को न्यू मून नाइट, या हिंदी में उसे अमावस्या बोला जाता है। और इस दिन पे नाइट स्काई को ऑब्ज़र्व करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपका उस दिन न्यू मून वाली नाइट को स्काई बिल्कुल क्लियर है, कोई बादल नहीं है, तो आप आराम से टेलीस्कोप की हेल्प से प्लैनेट्स वगैरह को भी ऑब्ज़र्व कर सकते हो। अगर मैं आपको इसकी इमेज दिखाऊं कि न्यू मून नाइट कैसी होती है, तो ये कुछ मून के फेजेस हैं। ये अभी तो आपके लिए रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन मून जो ऐसे चेंज होता रहता है, कभी महीने की स्टार्टिंग में न्यू मून दिखेगा आपको, अमावस्या दिखेगी, फिर थोड़े दिनों बाद उसकी शेप ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, और फाइनली 14 डेज बाद आपको एक फुल मून दिखेगा महीने के बिल्कुल सेंटर में, ठीक है। और उसके बाद उसकी शेप धीरे धीरे घटेगी, और फाइनली एक और न्यू मून दिखेगा। यानी कि एक मंथ में आपको 2 न्यू मून और एक फुल मून दिखेगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा मून, इसकी शेप्स ऐसे चेंज होती रहती हैं। उसके बाद अगर आपने स्काई में और भी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हों, अब सुबह में आपको ये मून और स्टार्स तो नहीं दिखते हैं, लेकिन ये वहाँ होते हैं। अब ये हमें क्यों नहीं दिख पाते हैं सुबह में, इसका एक रीज़न है, क्योंकि सुबह में कौन शाइन करता है, सुबह में सन शाइन करता है, और उसकी लाइट इतनी ब्राइट होती है कि हमें ये दूसरे ब्राइट ऑब्जेक्ट्स दिख ही नहीं पाते हैं स्काई के अंदर, ठीक है। जो सन है, मून है, या दूसरे ऑब्जेक्ट्स जो कि रात को शाइन कर रहे हैं, या दूसरे ऑब्जेक्ट जो कि उस स्पेस में, उस आसमान में हैं, उन्हें हम बोलते हैं सेलेस्टियल बॉडीज़, या हेवनली बॉडीज़ भी बोला जाता है इन्हें, ठीक है।
कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत बड़ी और गर्म होती हैं, और ये जनरली गैसेस की बनी हुई होती हैं, अलग अलग तरह की गैसेस की, और इनके पास खुद की हीट और लाइट भी होती है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टार्स। ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्टार। स्टार एक ऐसी सेलेस्टियल बॉडी है, एक ऐसी हेवनली बॉडी है जो कि बहुत बड़ी है, हॉट है और काफ़ी गैसेस से बनी हुई है, और इसके पास खुद की लाइट होती है जिसको ये बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट्स में एमिट करते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा एग्जाम्पल स्टार का हमारे पास आता है सन, जो कि हमारे सोलर सिस्टम का, हमारी अर्थ का नियरेस्ट स्टार है, सबसे पास वाला स्टार है। ठीक है, सन इज ऑल्सो अ स्टार। अब काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। ठीक है, जो रात में हम इतने सारे तारे देखते हैं वो बिल्कुल सन के जैसे होते हैं, सन की तरह ही बहुत बड़े बड़े और गर्म गैसेस से बने हुए लाइट एमिटिंग होते हैं। ठीक है, बस फ़र्क इतना है ये हमें इतने छोटे क्यों नज़र आते हैं, क्योंकि ये हमसे बहुत 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 दूर हैं, बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे फ्रॉम अस। ये जो स्टार्स हैं हमसे बहुत दूर है, इस वजह से दूर से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखते हैं हमें छोटा दिखता है। फॉर एग्जांपल एरोप्लेन, आप अपनी छत से खड़े होकर ऊपर एरोप्लेन उड़ता हुआ देखेंगे, वो आपको बहुत छोटा दिखेगा। वही एरोप्लेन आप एयरपोर्ट पे जाके देखिए, आपको कितना बड़ा दिखेगा। तो डिस्टेंस से जो चीज़ें होती हैं वो हमें छोटी नज़र आती हैं। इसी वजह से जो स्टार्स है, मून है, सन है, ये हमें कंपैरेटिवली छोटा नज़र आता है, क्योंकि ये अर्थ से, जहाँ पे हम रह रहे हैं, वहाँ से बहुत हज़ारों लाखों किलोमीटर दूर है। ठीक है, अब अगर आप रात में स्काई में देखें, अब छत से ये चीज़ ऑब्ज़र्व करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आप किसी खुले मैदान में जाके क्लियर नाइट स्काई, अमावस्या वाली न्यू मून नाइट हो और क्लियर स्काई हो, आप स्टार्स को नोटिस करेंगे तो आपको काफ़ी सारे स्टार्स के द्वारा बनाए गए पैटर्न्स नज़र आएंगे। और इन पैटर्न्स को, ये जो पैटर्न्स हैं जो कि अलग अलग स्टार्स बनाते हैं, इनको कॉन्स्टलेशंस कहा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रखा है कॉन्स्टलेशन का। ये कॉन्स्टलेशन, ये जो बनी हुई है यहाँ पर, इस कॉन्स्टलेशन का नाम है सप्तऋषि। इस कॉन्स्टलेशन का नाम क्या है? सप्तऋषि, जिसका मतलब है 7 सेजेस या 7 ऋषि। ठीक है, ये 7 स्टार्स का एक ग्रुप है जो कि एक उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन होती है, उसका एक हिस्सा है। ठीक है, उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन भी एक तरह का स्टार्स के द्वारा बनाया गया पैटर्न है, ग्रुप ऑफ स्टार्स द्वारा बनाया गया एक पैटर्न है, जिसको बिग बियर भी कहा जाता है। और सप्तऋषि बिग बियर का ही एक पार्ट है। इसको मैं आपको एक फिगर से समझाती हूँ। ये देखिए, ये आपकी होती है उर्सा मेजर, जो कि आपको एक भालू की जैसी शेप की दिखेगी, इसको बिग बियर भी बोला जाता है। तो ये चीज़, ये जो एरिया है, ये सप्तऋषि द्वारा बनाया गया एरिया है ना, जो आपकी 7 सेजेस वाली कॉन्स्टलेशन है, और बाकी का हिस्सा इसका मिलके बिग बियर में कंट्रीब्यूट करा है। तो सप्तऋषि भी जो है कंट्रीब्यूट कर रहा है उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन में, उसका भी ये एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। अब उर्सा मेजर कॉन्स्टलेशन को देखकर हम नॉर्थ डायरेक्शन को पता कर सकते हैं कैसे, एक और स्टार की हेल्प से, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो एंशियंट टाइम्स में क्या होता था, जो सेलर्स होते थे या फिर जो लोग जंगलों में खो जाते थे, वो डायरेक्शन का पता कैसे लगाते थे, नॉर्थ का पता कैसे लगाते थे? वो नॉर्थ का पता रात में ऐसे लगाते थे एक स्टार की हेल्प से, और उस स्टार का नाम है नॉर्थ स्टार, जो कि नॉर्थ डायरेक्शन इंडिकेट करता है, और उसको पोल स्टार भी बोला जाता है। इसको हिंदी में ध्रुव तारा बोलते हैं। ये जो नॉर्थ स्टार होता है, इसकी लोकेशन हम पता कर सकते हैं सप्तऋषि की हेल्प से। हमें बस सप्तऋषि कॉन्स्टलेशन देखना है और उससे आप नॉर्थ की तरफ देखिए, उसके 2 मुख्य स्टार्स जो हैं, इनसे नॉर्थ की तरफ देखते जाएंगे तो आपको नॉर्थ स्टार मिलेगा। और कहा यह भी जाता है कि नॉर्थ स्टार जो है वो मोस्ट ट्विंकलिंग स्टार होता है आपकी स्काई में। ठीक है, तो सप्तऋषि से हम पोल स्टार या नॉर्थ डायरेक्शन में जो नॉर्थ स्टार है उसका पता लगा सकते हैं, जो कि पहले के समय में सेलर्स वगैरह को या लोगों को रात में डायरेक्शन ढूंढने में हेल्प किया करता था। उसके बाद कुछ सेलेस्टियल बॉडीज़ ऐसी भी हैं जिनके पास खुद की लाइट और हीट नहीं होती, और वो जो हैं गैसेस के भी नहीं बने हुए, ऐसे होते हैं आपके प्लैनेट्स। अब ये प्लैनेट्स को रात में लाइट कौन देता है? ये स्टार्स की लाइट द्वारा हमें नज़र आते हैं।
अब स्पेस में तो यार बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा, अगर ये इनके पास तो खुद की लाइट है ही नहीं प्लैनेट्स के पास, तो इनके आसपास तो अंधेरा होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि ये स्टार्स और सन की लाइट एमिट कर सकते हैं, उसकी लाइट को रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। इस वजह से रात में भी हम अगर टेलीस्कोप की हेल्प से देखें तो हमें ये प्लैनेट्स क्लियर दिखेंगे, क्योंकि वहाँ पर ट्यूब लाइट का काम कौन कर रहा है, आपके स्टार्स और सन कर रहे हैं। ठीक है। और जो वर्ड है प्लैनेट, ये प्लैनेट वर्ड आता है ग्रीक वर्ड से, ग्रीक भाषा के एक शब्द से आता है जो वर्ड है प्लैनेटाई, और इसका मतलब होता है वॉन्डरर्स, मतलब घूमने वाले। तो प्लैनेटाई वर्ड से आया प्लैनेट शब्द, प्लैनेटाई वर्ड से आया प्लैनेट शब्द, ग्रीक भाषा का शब्द है प्लैनेटाई। ठीक है। अब जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो भी एक प्लैनेट है ना, अर्थ के पास कोई गैसेस की बनी है अर्थ, तो ऐसा तो नहीं है, ना ही उसके पास कोई खुद की हीट है, ना ही उसके पास खुद की कोई लाइट है, इट इज़ अ प्लैनेट। यहाँ पर कौन सी हीट और लाइट आ रही है, सन की हीट और लाइट आ रही है ना, तो अर्थ के पास सारी हीट और लाइट जो आती है वो सन के थ्रू आती है, जो कि हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है। ठीक है। नियरेस्ट स्टार का मतलब ये नहीं है पड़ोस में ही लगा हुआ है सन, नियरेस्ट स्टार अभी आगे आपको पता चलेगा कि सन और अर्थ के बीच में कितना डिस्टेंस होता है। ठीक है। अगर हम अर्थ को बहुत ज़्यादा डिस्टेंस से देखेंगे तो हमें वो शाइनिंग ही नज़र आएगी मून की तरह। क्यों? क्योंकि वो स्टार से लाइट लेकर एमिट कर रही है, इस वजह से। ठीक है। अब जो मून हम रात में देखते हैं, ये मून जो है ये एक सैटेलाइट है। मून इज़ नॉट अ प्लैनेट नॉर अ स्टार। ठीक है। मून ना ही स्टार है ना ही प्लैनेट है, ये एक सैटेलाइट है। ठीक है। और ये एक तरीके का साथी है अर्थ का, जो कि उसके अराउंड घूमता रहता है। ठीक है। जैसे हमारी अर्थ और बाकी के 7 प्लैनेट को हीट मिलती है, लाइट मिलती है सन से, उसी प्रकार मून को भी लाइट जो है सन से ही रिफ्लेक्ट करता है, मून लाइट को भी। ठीक है। और काफ़ी सारे ऐसे प्लैनेट्स हैं जिनके पास खुद के मून्स भी हैं और अलग अलग मून्स भी हैं। तो खाली हमारी अर्थ ही नहीं है जिसके पास एक मून है, एक सैटेलाइट है, और भी ऐसे काफ़ी सारे प्लैनेट्स हैं जिनके पास अपने खुद के मून्स हैं। ये चीज़ हम लास्ट में डिस्कस करेंगे चैप्टर के। अब चलते हैं सोलर सिस्टम पे। सोलर सिस्टम क्या होता है? अब आपका जो सन है और जो आपके 8 प्लैनेट्स हैं, जो आपकी सैटेलाइट्स हैं लाइक योर मून एंड सम अदर सेलेस्टियल बॉडीज़ जिनको हम एस्टेरॉइड्स और मीटेरॉइड्स कहते हैं, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे, एस्टेरॉइड और मीटेरॉइड दोनों क्या चीज़ें होती हैं। तो जो सन है, 8 प्लैनेट है, सैटेलाइट है और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, ये सब मिलकर एक पूरा क्या बनाते हैं, एक पूरा सोलर सिस्टम बनाते हैं, एक पूरी फैमिली बनाते हैं जिसको कहा जाता है सोलर सिस्टम। ठीक है। और इस सोलर सिस्टम को हम सोलर फैमिली भी बोलते हैं, और इस फैमिली का हेड कौन है? सन, जो कि बिल्कुल सेंटर में लोकेटेड है सोलर सिस्टम के। ठीक है। तो आपका सन, 8 प्लैनेट, कुछ सैटेलाइट्स और कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक योर एस्टेरॉइड्स एंड मीटेरॉइड्स मिलकर एक सोलर सिस्टम फॉर्म करते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक बॉक्स दे रखा है जिसमें लिखा है कि रोमन मैथोलॉजी के अंदर, यानी कि रोमन्स की जो पौराणिक किताबें हैं उनके अकॉर्डिंग जो सोल वर्ड है इसका मतलब होता है सन गॉड। ठीक है। तो सोलर का डेफिनेटली मीनिंग सन से रिलेटेड होगा, और इसी वजह से सोलर सिस्टम को सन की फैमिली भी कहा जाता है। ठीक है। अब अगर हम सन की बात करें तो सन जो है, एज अभी मैंने आपको बताया कि सन एकदम सोलर सिस्टम के आपके सेंटर में लोकेटेड है, बिल्कुल सेंटर में। ठीक है। और ये बहुत बड़ा है क्योंकि ये स्टार है, ये एक स्टार है, तो ये किस चीज़ का बना होगा? गैसेस का, और काफ़ी सारी लाइट भी एमिट करता है, काफ़ी ज़्यादा हॉट होता है। तो इट इज़ मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस। ठीक है। और ये अब ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात आ जाती है कि सन जो है ना एक फोर्स प्रोवाइड करता है। सन के अंदर एक ऐसा फोर्स है जो कि पूरे सोलर सिस्टम में प्रेजेंट प्लैनेट्स को बांध के रखता है, ताकि प्लैनेट्स इधर उधर घूमने ना चले जाएं, वो अपनी जगह पर ही घूमें, अपनी जगह जो उनको दे रखी है वहीं घूमें, एक दूसरे के जगह में भी ना घुसे और कहीं तीसरी जगह पे भी ना चले जाएं। तो ऐसा क्योंकि सन जो है हेड है सोलर फैमिली का, तो वो सारे बच्चों का ध्यान रखेगा कि कोई इधर उधर ना चला जाए।
तो इसके लिए वो एक डांट बना के रखता है, एक डांटता है बच्चों को कि, और उस डांट को उसकी पुलिंग फोर्स कहा जाता है, और वो जो पुलिंग फोर्स है उसको हम ग्रेविटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। और यही पुलिंग फोर्स है जो इन सारे बच्चों को, सारे प्लैनेट्स को सन के अराउंड बाइंड करके रखता है, बांध के रखता है, ठीक है। अर्थ पे भी ऐसा एक फोर्स होता है। आप लोग अर्थ पे ज़मीन पे चलते हो कि नहीं चलते? हवा में अगर कूदते हो तो वापस ज़मीन पे आ जाते हो, क्यों? क्योंकि अर्थ पे भी एक ऐसा ही पुलिंग फोर्स है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि आपको अर्थ से बांध के रख रहा है, ठीक है। तो सन एक अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का इंटायर सोलर सिस्टम के अंदर, पूरे सोलर सिस्टम में, मतलब एक अल्टीमेट सोर्स, एक मेन सोर्स जो लाइट का और हीट का है वो सन है, ठीक है। लेकिन tremendous heat is not felt so much by us despite of being our nearest star, it is far away from us, ठीक है। कि जो सन की, अब सन बहुत ज़्यादा हीट, हॉट बॉडी है, सन बहुत ज़्यादा हॉट है, और इसकी जो इतनी हीट है ये हमें इतनी ज़्यादा क्यों नहीं महसूस हो पाती? इसका एक रीज़न तो यह है कि सन, क्यों, चाहे हमारा नियरेस्ट स्टार है, हमारा सबसे पास वाला स्टार है, लेकिन पास वाला का मतलब ये नहीं है कि वो हमारे पड़ोस में ही बैठा है, वो हमसे 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है। सन हमसे 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे है, ठीक है। ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए कि सन अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर्स दूर है, लेकिन वो हमारा सबसे नियरेस्ट स्टार है, सेंटर है सोलर सिस्टम का, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना है, और इसके अंदर एक पुलिंग फोर्स है, एक पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है जो सारे प्लैनेट्स को बांध के रखता है उनके अपने पाथ्स में, ठीक है। उसके बाद आगे बात करते हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट्स क्या होते हैं? तो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं। अब इन 8 प्लैनेट्स को याद कैसे किया जाए, तो उसका एक ट्रिक यहाँ पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू देयर डिस्टेंस फ्रॉम सन, ठीक है। यानी कि कौन सा प्लैनेट सन से कितनी दूरी पे है उसके अकॉर्डिंग में यहाँ पर लिखा है मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। और इसको याद करने का एक सबसे अच्छा तरीका है माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, जिसके पहले इनिशियल से तुम एक एक प्लैनेट का नाम याद कर सकते हो। M फॉर मरकरी, V फॉर वीनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपट्यून, ठीक है। तो ये एक ट्रिक है, आप ये प्लैनेट्स का नाम ज़रूर याद करिएगा इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, ठीक है। अब ये जो सारे 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है, सोलर सिस्टम के अंदर, ये सन के अराउंड मूव करते हैं, सन के अराउंड चक्कर काटते हैं, ये बात आपको पता ही होगी। और ये जो चक्कर काटते हैं, इनके जो चक्कर काटने वाला रास्ता है ये फिक्स होता है, ये एक दूसरे के रास्ते में नहीं आते, ना ही किसी तीसरे रास्ते पे चले जाते हैं। तो ऐसा ना हो इसलिए सन क्या प्रोवाइड करता है, एक बाइंडिंग फोर्स प्रोवाइड करता है ना, एक फोर्स, पुलिंग फोर्स प्रोवाइड करता है ताकि ये प्लैनेट्स अपने फिक्स पाथ पे घूमते रहें। तो वही बात है, ये 8 प्लैनेट्स अपने फिक्स पाथ पे सन का चक्कर काटते हैं, और इन पाथ्स को, इन फिक्स्ड पाथ्स को ऑर्बिट्स कहा जाता है। और ये पाथ एलोंगेटेड शेप के होते हैं, यानी कि ये पाथ्स की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रॉपर सर्कुलर नहीं होते, ये कुछ ऐसे एलोंगेटेड शेप के पाथ्स होते हैं, ठीक है, ऑर्बिट्स कहा जाता है इनको। और सबसे नियरेस्ट प्लैनेट सन का कौन है? मरकरी। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि अरेंजमेंट कैसे हो रखा है, ये जो ऊपर हमने अरेंजमेंट पढ़ा है उसके डिस्टेंस के अकॉर्डिंग, प्लैनेट्स के डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कि वो सन से कितनी कितनी दूरी पे है। तो सबसे पास कौन सा वाला था आपका? मरकरी। तो मरकरी जो है वो सन के सबसे पास वाला प्लैनेट है, दैट मीन्स वो हॉटेस्ट प्लैनेट है, क्योंकि उसको सन की सबसे ज़्यादा लाइट रिसीव हो रही है, हीट रिसीव हो रही है, क्योंकि वो सन के सबसे पास है। और इसको सन का चक्कर लगाने में सिर्फ 88 डेज लगते हैं, एक राउंड लगाने में। अर्थ को कितने दिन लगते हैं? अर्थ को 365 डेज लगते हैं, यानी कि पूरा 1 साल लग जाता है अर्थ को, तभी हम न्यू ईयर मनाते हैं। वो न्यू ईयर पे क्या होता है, अर्थ एक अपना राउंड कंप्लीट कर लेती है सन के अराउंड, ठीक है। और मरकरी वो काम सिर्फ 88 डेज में कर लेता है,
जो अर्थ 365 डेज में करती है, मरकरी सिर्फ 88 डेज में काम कंप्लीट कर लेता है अपना। और जो अगला प्लैनेट है मरकरी के बाद, वीनस, सेकंड प्लैनेट जो है, उसको जो है अर्थ का ट्विन बोला जाता है, क्योंकि इसका शेप और साइज अर्थ से मिलता जुलता होता है। दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज द ट्विन ऑफ अर्थ। ठीक है। अब रिसेंटली अगर मैं बात करूं, 2006 तक ऐसा माना जाता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 8 नहीं 9 प्लैनेट, ऐसा माना जाता था। लेकिन अब इस चीज़ को बिल्कुल डिस्कार्ड कर दिया गया है और एक और कैटेगरी बना दी गई है ऐसे प्लैनेट्स के लिए। कैसे प्लैनेट्स के लिए? प्लूटो के लिए। तो 2006 तक ये माना जाता था कि प्लूटो भी हमारा एक प्लैनेट है, यानी कि 2006 तक माना जाता था कि हमारे सोलर सिस्टम में 9 प्लैनेट्स हैं। लेकिन अब इसको टोटली डिस्कार्ड कर दिया गया है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने एक मीटिंग की थी और उनका डिसीजन क्या था कि प्लूटो किसी और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह है। ठीक है। प्लूटो भी एक तरह का सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वो प्लैनेट नहीं है। और ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट जो कि प्लूटो के जैसे होंगे उनको नाम दे दिया गया ड्वार्फ प्लैनेट्स। ठीक है। वो प्रॉपर प्लैनेट नहीं है, वो ड्वार्फ प्लैनेट है। ठीक है। ये जो ब्रैकेट में लिखा है, प्लूटो का एक साइंटिफिक नेम लिखा हुआ है जो कि साइंटिस्ट, एस्ट्रोनॉमर्स वगैरह यूज़ करते हैं। ठीक है। तो प्लूटो जैसे प्लैनेट्स को जो है प्लैनेट्स की लिस्ट में नहीं माना जाएगा। उनके लिए एक नई लिस्ट बनाई गई ड्वार्फ प्लैनेट्स नाम की। ठीक है। तो यहाँ पे भी एक पैराग्राफ, ये बॉक्स दे रखा है कि जो लोग सेलेस्टियल बॉडीज़ के बारे में रिसर्च करते हैं, उनके मूवमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, उन लोगों को एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है। ठीक है। एस्ट्रोनॉमर्स बोला जाता है जो कि आपकी सेलेस्टियल बॉडी, सोलर सिस्टम वगैरह के बारे में स्टडी करते हैं। और इंडिया के मोस्ट फेमस एस्ट्रोनॉमर थे आर्यभट्ट। आर्यभट्ट एंशिएंट इंडिया के काफ़ी ज़्यादा फेमस एस्ट्रोनॉमर थे और उन्होंने ये बात कही थी कि जो प्लैनेट्स होते हैं और जो मून है, ये रिफ्लेक्ट करते हैं लाइट को, सनलाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं और फिर शाइन करते हैं, क्योंकि इनके पास खुद की कोई लाइट नहीं होती। आर्यभट्ट ने ज़ीरो भी इन्वेंट किया था, आपको ये बात पता होगी। ज़ीरो का इन्वेंशन इंडिया में आर्यभट्ट द्वारा किया गया था। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अर्थ के ऊपर। अर्थ जिस पे हम रहते हैं, ये 3rd नियरेस्ट प्लैनेट है सन का। ठीक है। तो ये लिस्ट याद है आपको, माय वेरी एफिशिएंट मदर वाली। तो अर्थ आ रही है आपकी 3रे नंबर पर सन से। तो साइज़ में देखा जाए, साइज़ वाइज देखा जाए तो हमारी अर्थ 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है। और लार्जेस्ट कौन है अगर आपसे पूछा जाए तो आप आंसर देंगे जुपिटर। जो लार्जेस्ट प्लैनेट है वो है जुपिटर। 5th लार्जेस्ट प्लैनेट हमारी अर्थ है। अर्थ की शेप जो है बिल्कुल राउंड नहीं होती, बिल्कुल स्फीयर नहीं होती। अर्थ की शेप को जियोइड बोला जाता है और जियोइड का मतलब होता है अर्थ लाइक शेप। अब ये जियोइड की शेप होती कैसे है अगर उसकी बात की जाए तो देखिए, ये थोड़ा सा राउंड तो होता है, लेकिन टॉप और बॉटम से हल्का सा फ्लैट होता है। ठीक है। ये राउंड शेप नहीं होती, प्रॉपर स्फेरिकल नहीं होता। टॉप और बॉटम यानी कि नॉर्थ और साउथ पोल से अर्थ फ्लैट होती है हल्की सी, और बीच में से बल्जिंग होती है, बीच में से मोटा आकार होता है। आप एग्जाम्पल ले सकते हो संतरे का, ऑरेंज का। ऑरेंज भी टॉप और बॉटम से हल्का सा फ्लैट होता है और बीच में से उसकी शेप बल्जिंग होती है। ठीक है। और अर्थ की शेप को जियोइड बोला जाता है। ओके। अब अर्थ हमारे पूरे सोलर सिस्टम में अर्थ ही एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है। ठीक है। अब यहाँ पर लाइफ क्यों है? क्योंकि अर्थ पे ऐसी कंडीशंस हैं, ऐसी फेवरेबल कंडीशन है जो कि लाइफ को सपोर्ट करती हैं, लाइफ को रहने का देती हैं। ठीक है। और ये कंडीशन सिर्फ और सिर्फ अर्थ पे ही मिली है अभी तक। और पहला इसका रीज़न है कि अर्थ ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है, तो यहाँ पर रहना
पॉसिबल है। अब मरकरी को देखा जाए तो वो सबसे ज़्यादा पास है सन के, इतनी गर्मी वहाँ होती है, वहाँ तो रहना ही मुश्किल है। और जो बिल्कुल लास्ट वाला प्लैनेट है आपका नेपट्यून, वहाँ पर सन की रेज इतनी इजीली नहीं पहुँच पाती, वहाँ बहुत ठंड है, माइनस में पता नहीं कितना माइनस टेम्परेचर वहाँ पर होता है। तो ऐसे प्लैनेट्स जो हैं ये रहने लायक नहीं होते। सिर्फ और सिर्फ पूरे के पूरे सोलर सिस्टम में हमारी अर्थ ही रहने लायक है। ठीक है, पहला रीज़न इसका ये था कि अर्थ का टेम्परेचर ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा, नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। दूसरा रीज़न है कि अर्थ के पास पानी भी है और हवा भी, विच इज़ एसेंशियल फॉर अस, है ना। और ये जो एयर है अर्थ के ऊपर, ये जो एयर प्रेजेंट है, इस एयर के अंदर लाइफ सपोर्टिंग गैसेस है, लाइक योर ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन जैसी लाइफ सपोर्टिंग गैसेस। लाइफ सपोर्टिंग क्यों बोल रहे हैं ऑक्सीजन को? अब हम ऑक्सीजन ही तो अंदर लेते हैं सांस लेते वक्त, है ना। प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स जब फोटोसिंथेसिस करते हैं, अपना खाना बनाते हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड तो लेते हैं, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी उनको चाहिए होती है। ठीक है, और फिर वो रिलीज़ भी करते हैं ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन जो है ये लाइफ सपोर्टिंग गैस है। हम कोई और गैस के सहारे ज़िंदा नहीं रह सकते, ऑक्सीजन ही है जिसके सहारे हम ज़िंदा हैं, और ये सिर्फ आपको अर्थ पे ही मिलती है, अबंडेंट अर्थ पे ही मिलती है। और इन्हीं रीजंस की वजह से अर्थ एक यूनिक प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, क्योंकि इस पे ही सिर्फ लाइफ है। पहली चीज़, इसका टेम्परेचर ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ठंडा, यहाँ पे पानी और एयर दोनों प्रेजेंट है, और एयर में भी लाइफ सपोर्टिंग गैसेस लाइक योर ऑक्सीजन इज़ प्रेजेंट। ठीक है, तो अर्थ हमारे एक लौता प्लैनेट है जहाँ लाइफ है अभी तक के लिए। आउटर स्पेस में देखा जाए तो अर्थ आउटर स्पेस से देखने में बिल्कुल ब्लू ब्लू दिखती है, ब्लू नज़र आती है। अब वो ब्लू क्यों नज़र आती है? क्योंकि अर्थ का जो 2/3 सरफेस है, यानी कि अराउंड 74% ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर। अर्थ पे 2/3 ऑफ सरफेस ऑफ अर्थ इज़ कवर्ड विद वाटर, जिसकी वजह से अर्थ हमें आउटर स्पेस से ब्लू कलर की नज़र आती है, क्योंकि उसका काफ़ी ज़्यादा सरफेस पानी से कवर्ड है। और ब्लू नज़र आने की वजह से अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। ठीक है, तो अर्थ के लिए ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट थी। और एक बॉक्स, ये चेक बॉक्स और दे रखा है यहाँ पर कि लाइट की जो स्पीड है वो होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड में जो लाइट है वो इतना डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है, इतना किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर सकती है एक सेकेंड के अंदर। और इतनी ज़्यादा स्पीड होने के बावजूद भी जो सन की लाइट है वो अर्थ में 8 मिनट में पहुंचती है। ठीक है, लाइट की स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ है, लेकिन इतना तेज़ होने के बावजूद भी जो सन से लाइट अर्थ पे आती है उसको यहाँ तक आने में 8 मिनट लग जाते हैं। ठीक है, तो ये एक बात थी। अब चलते हैं मून पे। तो मून हमारा सैटेलाइट है, चंदा मामा। ठीक है, कंपेनियन है अर्थ का। तो हमारी अर्थ के पास सिर्फ एक ही सैटेलाइट है जो है मून। अब आप कहेंगे सैटेलाइट तो साइंटिस्ट भेजते रहते हैं, लेकिन वो सब आर्टिफिशियल होती हैं। जो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ की वो सिर्फ एक है, जो कि है मून। और मून का डायामीटर अर्थ के 1/4 होता है। ठीक है, मून का डायामीटर अर्थ के 1/4 होता है। आप लोगों को डायामीटर पता है क्या होता है? कि मान लीजिए एक सर्कल है, तो ये सर्कल के अंदर मैंने ये लाइन खींच दी फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड, इसी लाइन को हम डायामीटर कहते हैं। तो ये जो मून का डायामीटर होता है ये अर्थ के 1/4 के इक्वल है, यानी कि मून अर्थ से बहुत छोटा है। ठीक है, और ये हमें बड़ा क्यों नज़र आता है? अगर हम रात में अर्थ पे से ही बैठ के मून को देखें तो ये हमें बड़ा क्यों नज़र आता है? बिकॉज ये अर्थ के बहुत ज़्यादा पास है। ठीक है, हमारे प्लैनेट के बहुत ज़्यादा पास है एज़ कम्पेयर टू अदर सेलेस्टियल बॉडीज़। और जो मून का डिस्टेंस है अर्थ से वो है 3,84,400 किलोमीटर्स। ठीक है, अर्थ से इतने किलोमीटर्स की दूरी पर मून प्रेजेंट है। तो ये सन से तो बहुत ही ज़्यादा पास है ना, तो ये हमें बड़ा नज़र आता है। सो अब जो मून है वो अर्थ के अराउंड घूमता है,
क्योंकि वो अर्थ की सैटेलाइट है और मून जो है अर्थ के अराउंड 27 डेज में अपना एक चक्कर कंप्लीट करता है, ठीक है। और आपको ये बात पता होगी कि जो मून है या जो दूसरी सेलेस्टियल बॉडीज़ होती हैं, ये सिर्फ सन के अराउंड नहीं घूमती, ये अपनी एक्सिस पे भी घूमती हैं। जैसे कि एक लट्टू होता है, मान लीजिए एक लट्टू है, आपने देखा ही होगा ऐसे वाला लट्टू, ये इसकी जो नीडल है ना, ये एक एक्सिस की तरह एक्ट करती है और ये लट्टू इसके अराउंड ही घूमता है। ऐसे ही प्लैनेट्स भी ऐसे घूमते 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 ही चक्कर कंप्लीट करते हैं सन के अराउंड। ऐसे ही मून भी घूमता है अपने एक्सिस पर भी और अर्थ के अराउंड भी, ठीक है। तो मून जो है वो अर्थ के अराउंड का चक्कर भी 27 दिन में ख़त्म करता है और इतना ही समय वो लेता है अपना एक स्पिन, अपनी एक्सिस पे एक स्पिन करने में भी, ठीक है। और इस वजह से मून का सिर्फ एक ही हिस्सा अर्थ के ऊपर से हम देख सकते हैं। अर्थ पे अगर हम हैं तो हमें हमेशा मून का एक ही हिस्सा विजिबल है, दूसरा हिस्सा हमें मून का नहीं दिख पाता। इसका रीज़न यही है कि वो अर्थ के अराउंड एक चक्कर भी 27 डेज़ में कंप्लीट करता है और अपनी एक्सिस के अराउंड भी एक चक्कर 27 दिन में ही ख़त्म करता है, ठीक है। अब जो मून है, मून के ऊपर लाइफ सपोर्टिंग कंडीशंस बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, बहुत ठंड होती है वहाँ पर, ठीक है। और वहाँ पर कोई प्लेन, मतलब बिल्कुल एकदम कह सकते हो प्लेन ज़मीन नहीं है, वहाँ पर ज़्यादातर माउंटेन्स बनी हुई है, रॉकी माउंटेन्स, प्लेन्स बने हुए हैं, डिप्रेशंस हैं, गड्ढे हैं बहुत बड़े बड़े मून के सरफेस पर, ठीक है। और ये गड्ढे जो हैं ये मून के ऊपर शैडोज़ भी कास्ट करते हैं। ये चीज़ हम देख सकते हैं टेलीस्कोप वगैरह की हेल्प से कि फुल मून नाइट पे हम देख सकते हैं कि ये माउंटेन्स और ये जो गड्ढे हैं ये कैसे मून के सरफेस पर शैडो कास्ट करते हैं, ठीक है। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाए तो ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला इंसान था जिसने मून के सरफेस पर पहला स्टेप लिया था और ये उसने 21 जुलाई 1969 में किया था। ही वॉज एन एस्ट्रोनॉट फ्रॉम USA, ठीक है, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। अब अगली चीज़ आती है कि आपका ये होमवर्क है कि आप घर से पता लगा के आइएगा कि इंडिया में भी क्या कोई ऐसा था जिसने मून पे लैंड किया हो, मून पे अपना कदम रखा हो, तो आप ये चीज़ पता लगाइएगा। उसके बाद एक बारी सैटेलाइट की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो सैटेलाइट एक सेलेस्टियल बॉडी ही है जो कि प्लैनेट्स के अराउंड घूमती है उस वे में जैसे प्लैनेट सन के अराउंड घूमते हैं, ठीक है। सैटेलाइट जो है वो प्लैनेट्स का एक कंपेनियन की तरह है जो उनके अराउंड चक्कर काटता है। नेचुरल सैटेलाइट होती है एक, और एक आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड सैटेलाइट होती है। नेचुरल सैटेलाइट तो जैसे हमारा मून है, लेकिन ह्यूमन मेड आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स कौन सी होती हैं जो कि साइंटिस्ट्स डिज़ाइन करते हैं और उसको स्पेस में भेज देते हैं ताकि वो यूनिवर्स के बारे में या प्लैनेट्स के बारे में या जो चेंजेस हमारे क्या कहते हैं स्पेस में हो रहे हैं, आउटर स्पेस में जो चेंजेस हो रहे हैं उनको पता कर सके, उनके बारे में इंफॉर्मेशन कैरी आउट कर सके। तो ये इस काम के लिए ह्यूमन मेड सैटेलाइट जो है बनाई गई, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स बनाई गई, ठीक है। इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स को रॉकेट द्वारा भेजा जाता है आउटर स्पेस में और इसको ऑर्बिट में ही प्लेस किया जाता है। ये भी चक्कर काटती है फिर अर्थ के मून के साथ साथ, ठीक है। कुछ इंडियन सैटेलाइट्स के यहाँ नाम दे रखे हैं जो इंडिया के साइंटिस्ट द्वारा भेजी गई है। एक है इनसैट, IRS और एड्यूसैट। आप इन सबकी फुल फॉर्म्स पता करके आइएगा, ठीक है। आगे चलते हैं एस्टेरॉइड्स पर। तो एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? सुना तो आपने बहुत होगा एस्टेरॉइड्स और मीटियोरॉइड्स के बारे में। ये कुछ नहीं होते, दे आर जस्ट पत्थर्स, ठीक है। ये पत्थरों की तरह होते हैं। तो हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ और सिर्फ स्टार्स, प्लैनेट्स या सैटेलाइट्स ही नहीं होती, कुछ और सेलेस्टियल बॉडीज़ भी होती हैं, ठीक है। देयर आर न्यूमरस टाइनी बॉडीज़ विच ऑल्सो मूव अराउंड द सन, ठीक है। कुछ ऐसी छोटी छोटी, यानी कि प्लैनेट के साइज़ से तो काफ़ी छोटी होती हैं ये, काफ़ी छोटी छोटी ऐसी
चीज़ें होती हैं जो कि सन के अराउंड बिल्कुल वैसे ही मूव करती हैं जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं, ठीक है। और इन्हीं बॉडीज़ को, इन्हीं टाइनी बॉडीज़ को एस्टेरॉइड्स बोला जाता है, ठीक है। एस्टेरॉइड्स जो है ज़्यादातर मार्स और जुपिटर के ऑर्बिट्स के बीच में हमें मिलते हैं। आपके एनसीईआरटी में ही ये फिगर बनी है जिसमें आप ये देख पा रहे होंगे, ये आपकी एस्टेरॉइड बेल्ट दे रखी है। तो ये एस्टेरॉइड बेल्ट है जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में है, और इन दोनों के बीच में ये एस्टेरॉइड बेल्ट है, और यहाँ पर बहुत सारे एस्टेरॉइड्स हमें मिलते हैं जो कि सन के अराउंड घूमते हैं। ये कुछ नहीं होते हैं, एक टाइनी बॉडीज़ होते हैं, ठीक है, जो कि सन के अराउंड घूमते हैं। अब साइंटिस्ट्स आर ऑफ द व्यू दैट एस्टेरॉइड्स आर अ पार्ट ऑफ प्लैनेट विच एक्सप्लोडेड मैनी ईयर्स बैक। तो आप लोगों ने शायद इस बारे में आप लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन आगे फर्दर क्लासेस में आप पढ़ेंगे कि यूनिवर्स का ओराइजन कैसे हुआ, कैसे अर्थ बनी, है ना। ये बहुत बड़ी बड़ी थ्योरीज़ होती हैं, अर्थ पे लाइफ का ओराइजन कैसे हुआ, ये बहुत बड़ी थ्योरीज़ होती हैं। तो आप आगे आने वाली क्लासेस में इसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ कि पहले एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ था जिसको बिग बैंग बोला जाता है। बहुत फेमस थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन हुआ था यूनिवर्स में, जिसके वजह से जो ये एक्सप्लोजन से पार्टिकल्स बने, उन्हीं से ही आपका सन, प्लैनेट्स, ये सब चीज़ें बनती गई। तो वही पार्टिकल्स कुछ रह गए जिनको आज हम एस्टेरॉइड्स कहते हैं। साइंटिस्ट्स के अकॉर्डिंग ये बात है, ये होते हैं एस्टेरॉइड। बाकी इसमें कितनी सच्चाई है हमें भी नहीं पता। मीटियोरॉइड्स की बात करें, मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं? ये पत्थर होते हैं, ठीक है। मीटियोरॉइड्स आर स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक्स जो कि सन के अराउंड मूव करते हैं, और इन्हें हम मीटियोरॉइड्स कहते हैं। अब कई बार क्या होता है, कुछ मीटियोरॉइड्स ऐसे होते हैं जो कि अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर जाते हैं, और अर्थ की ग्रेविटेशन की वजह से ये अर्थ सरफेस के पास आ जाते हैं, जिसकी वजह से अर्थ के अंदर ही आ जाते हैं, अर्थ के अंदर ही आ जाते हैं। अर्थ सरफेस के पास आते हैं तो अर्थ इसको अंदर ही खींच लेती है, क्योंकि अर्थ के अंदर ग्रेविटेशन है। अब कई बार क्या होता है इस प्रोसेस के दौरान कि जब कोई मीटियोरॉइड आ रहा है अर्थ के अंदर, तो क्या होता है कि एयर, वो जो मीटियोरॉइड होता है ना, वो काफ़ी ज़्यादा स्पीड से आता है। इतनी तेज़ स्पीड होती है कि ना एक फोर्स होता है फ्रिक्शन, जिसको कहते हैं जैसे कोई मशीन पार्ट्स, मैं आपको पहले फ्रिक्शन का एग्जांपल देती हूँ। कोई दो मशीन पार्ट्स को अगर हम रब करते हैं तो वो हीट हो जाती है। या सर्दियों में सबसे अच्छा एग्जांपल, जब हम अपने हाथों को रब करते हैं आपस में, तो हमारे हाथों में गर्मी आ जाती है ना, तो यही चीज़ है, ये फ्रिक्शन की वजह से होता है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये बेसिकली दो चीज़ों के रब होने की वजह से जो हीट प्रोड्यूस होती है, फ्रिक्शन की वजह से होती है। तो ऐसे ही जब ये मीटियोरॉइड अर्थ सरफेस के अंदर एंटर करता है, और एयर के साथ, क्योंकि ये इतनी तेज़ स्पीड से एंटर करता है और एयर भी इतनी ज़्यादा वहाँ प्रेजेंट होती है, तो ये एयर के साथ इतना ज़्यादा फ्रिक्शन बनाता है कि ये जल जाता है, ये आग लग जाती है इस मीटियोरॉइड के अंदर, ठीक है। दे गेट हीटेड एंड बर्न, ठीक है, हीटेड अप हो जाते हैं और बर्न हो जाते हैं, जल जाते हैं, और बहुत ज़्यादा रोशनी चमकती है, मतलब एक आग के गोले की तरह एंटर करते हैं। और कई बार क्या होता है, ये मीटियोरॉइड इतनी ज़्यादा आग लग जाती है कि वहीं ख़त्म हो जाते हैं, जल के बिल्कुल ऐश हो जाते हैं। लेकिन कई बार मीटियोर्स ऐसा होता है कि पूरी तरीके से नहीं जल पाते। अब पूरे तरीके से नहीं जले तो उसके कुछ हिस्से जो हैं अर्थ के ऊपर गिरते हैं, और क्योंकि वो इतनी ऊंचाई से गिरते हैं तो उनका वेट इतना ज़्यादा होता है कि वो अर्थ पे कहीं कहीं जगह पर गड्ढे भी बना देते हैं, ठीक है। मीटियोरॉइड्स जो होते हैं वो ऐसा करते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि रोज़ ही मीटियोरॉइड्स गिर रहे हैं, ऐसा किसी किसी केस में होता है कि कोई मीटियोरॉइड अर्थ के ऑर्बिट में एंटर कर गया, तो ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आगे बात आती है कि आपने कभी रात में या किसी जगह से जाते हुए एकदम क्लियर नाइट स्काई देखा हो, तो आपको कई बार ऐसा कुछ दिखेगा जैसा इस फिगर में बना हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर आपको बहुत सारे स्टार्स नज़र आएंगे, मिलियंस ऑफ स्टार्स। तो जो मिलियंस ऑफ स्टार नज़र आते हैं, ये होती है एक गैलेक्सी, ठीक है। गैलेक्सी क्या है? मिलियंस ऑफ स्टार्स का एक क्लस्टर है, ग्रुप है, जिसको बोला जाता है गैलेक्सी,
ठीक है। और हमारी गैलेक्सी कौन सी है जिसमें हमारे सोलर सिस्टम और हमारे स्टार्स हैं, उसका नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है। तो जो मिल्की वे गैलेक्सी है इसी का ही पार्ट है हमारा सोलर सिस्टम। अब इंडिया के अंदर एंशियंट इंडिया के साइंटिस्ट बहुत महान थे, ठीक है। और एंशियंट इंडिया में ऐसा माना जाता था कि ये जो गैलेक्सी है ये कैसी है, एक रिवर की तरह है, लाइट की रिवर की तरह है जो कि आसमान में बह रही है, ठीक है। पहले के लोग एंशियंट इंडियंस ये मानते थे कि जो मिल्की वे गैलेक्सी है इट इज़ लाइक अ लाइट रिवर ऑफ लाइट, ठीक है। ऐसे रिवर की तरह है लाइट की जो कि बह रही है आसमान में। तो इसको उन्होंने नाम दिया था आकाश गंगा। गंगा इज़ अ रिवर एंड आकाश मीन्स आसमान, तो आकाश में बहने वाली गंगा जिसको इंग्लिश में गैलेक्सी बोला जाता है। तो एंशियंट इंडियंस द्वारा गैलेक्सी को नाम दिया गया था आकाश गंगा, ठीक है। अभी जो गैलेक्सी है इसके अंदर बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, डस्ट और गैसेस के क्लाउड होते हैं और प्लैनेट सोलर सिस्टम्स भी होते हैं, ठीक है। और ऐसी हज़ारों मिलियंस, हज़ारों तो बहुत ही कम हो गया, मिलियंस और बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलकर एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करती हैं, एक ब्रह्मांड का फॉर्मेशन करती हैं। तो हमारे यूनिवर्स कितना बड़ा है हमें खुद नहीं पता। आज तक हमारी गैलेक्सी को ही एक्सप्लोर करना अभी बाकी है, ठीक है। हमारी गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है, गैलेक्सी के बाहर की बात तो अभी छोड़ ही देते हैं। हमारी खुद की गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी ही इतनी बड़ी है, उसमें इतना वास्ट सोलर सिस्टम है हमारा, इतने बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, ब्लैक होल्स और पता नहीं क्या क्या चीज़ें, कितने डस्ट के क्लाउड्स, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, एस्टेरॉइड मीटियोरॉइड्स हैं। और ऐसी ही हज़ारों बिलियंस मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज मिलके बनाती हैं एक यूनिवर्स, ठीक है। तो यूनिवर्स बहुत ही ज़्यादा बड़ा वास्ट एक स्पेस है, ठीक है। और साइंटिस्ट अभी भी इस चीज़ के पीछे लगे हुए हैं कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स के बारे में और चीज़ें और नए नए कॉन्सेप्ट फाइंड आउट कर सकें। और आप ये आगे फर्दर क्लासेस में इसको और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे कि यूनिवर्स और हर एक प्लैनेट के बारे में जानेंगे, कौन से प्लैनेट में किस तरीके के क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, वहाँ किस चीज़ की बारिश होती है, कौन सा प्लैनेट का टेम्परेचर कैसा होता है, ये सब आप अपनी आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है। तो यूनिवर्स के साइज़ के बारे में कोई नहीं बता सकता कि यूनिवर्स कितना बड़ा है। ये भी एक एजम्पशन है कि हमारी गैलेक्सी के अलावा बिलियंस ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आर देयर, हो सकता है उससे भी ज़्यादा गैलेक्सीज यूनिवर्स में हों। ये सिर्फ एक एजम्पशन है, कोई पक्का नहीं कह सकता, किसी ने देखी नहीं है। यूनिवर्स इतना वास्ट है कि उसको कोई एक्सप्लोर अभी तक नहीं किया गया, ठीक है। बस बात यही कही जा सकती है कि आप और हम सब इस एक ही यूनिवर्स से बिलोंग करते हैं, एक ही ब्रह्मांड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो ऐसा ये एक चैप्टर की लास्ट में दे रखा है कि हम कैसे अपने आप को यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हैं कि ये आप हो, आप कहाँ पर हो, अर्थ के अंदर, अर्थ कहाँ है, सोलर सिस्टम के अंदर, और हमारा सोलर सिस्टम कहाँ है, मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर, और मिल्की वे गैलेक्सी कहाँ है, यूनिवर्स के अंदर, ठीक है। तो ऐसे आप खुद को यूनिवर्स से रिलेट कर सकते हो। तो चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले एक बार हम ये वाली फ़िगर ज़रूर डिस्कस करेंगे, ये काफ़ी अच्छी और इम्पॉर्टेंट फ़िगर है, ठीक है। अब मेरे स्लाइड में तो ये पेज सीधा नहीं हो सकता, आप अपनी एनसीईआरटी खोल लीजिएगा जब आप ये वीडियो से पढ़ रहे हो, ठीक है। तो अब हम अगर बात करें सोलर सिस्टम की, तो हमारा सोलर सिस्टम कुछ ऐसा दिखता है कि सेंटर में बिल्कुल सन है, उसके बाद मरकरी, फिर वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, फिर जुपिटर, और मार्स और जुपिटर के बीच में एस्टेरॉयड बेल्ट है, उसके बाद सैटर्न है, यूरेनस है और नेपट्यून है, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं इन प्लैनेट्स की। अब जो हमारे प्लैनेट्स होते हैं ना, वो दो हिस्सों में हमने उसे डिवाइड कर दिया है, इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स, ठीक है। इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। अब इनर प्लैनेट्स कौन से प्लैनेट्स होते हैं, वो प्लैनेट्स जो सन के बहुत करीब हैं उनको हम इनर प्लैनेट्स बोलते हैं। और इसमें आपके 4 प्लैनेट्स आते हैं, कौन कौन से, ये 4, मर्करी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, ठीक है। और ये रॉक्स के बने हैं। अब ऐसा, जैसा मैंने अभी आपको बिग बैंग थ्योरी के बारे में बताया था थोड़ा सा, कि एस्टेरॉयड को माना जाता है कि वो पत्थर है जो कि प्लैनेट्स के, पहले के प्लैनेट्स के एक्सप्लोजन से बने हैं, है ना।
तो ऐसा भी बिग बैंग थ्योरी के जैसी और थ्योरी से माना जाता है कि जब हमारी अर्थ बनी थी नई नई, तब उसमें सिर्फ पत्थर ही पत्थर थे, ठीक है। और वही बात यहाँ लिखी है कि जो इनर प्लैनेट्स हैं वो सब पत्थरों से बने हैं, रॉक से बने हैं, दे आर ऑल रॉकी प्लैनेट्स, ठीक है। और जो ये आउटर प्लैनेट्स हैं ये सन से काफ़ी दूर होते हैं और ये प्लैनेट्स काफ़ी बड़े हैं और ये गैसेस और लिक्विड से बने हैं। मतलब ये ऐसा नहीं कह सकते कि प्रॉपर ही गैस और लिक्विड के हैं, बट इसमें कुछ रॉक भी होते हैं, बट गैसेस और लिक्विड यहाँ पर हमें ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन हमारे जो इनर प्लैनेट है वो प्रॉपरली रॉकी हैं, रॉक से बने हैं। तो यहाँ पर आपके बाकी के प्लैनेट आ जाते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून, ठीक है। अब इन सब के बारे में पढ़ते हैं क्या क्या लिखा है। तो मरकरी का लिखा है कि वो एक ऑर्बिट सन के अराउंड 88 डेज में कंप्लीट करता है। दैट मीन्स जो काम अर्थ 365 डेज, एक साल में पूरा कर रही है, मरकरी कितने टाइम में कर रहा है उस काम को? सिर्फ 88 डेज में। और एक स्पिन अपनी एक्सिस में 59 डेज में कंप्लीट करता है, यानी कि मरकरी के ऊपर एक दिन 59 डेज जितना लंबा होता है, ठीक है। और एक साल 88 डेज जितना लंबा। वीनस की बात करें तो सन के अराउंड एक ऑर्बिट 255 दिनों में कंप्लीट करेगा। दैट मीन्स वहाँ पे एक साल 255 डेज का होता है और एक दिन 243 डेज के बराबर होता है। अर्थ का एक दिन वहाँ के 243 डेज के बराबर होता है। अर्थ की बात करें तो अर्थ अपनी एक्सिस पे एक दिन में ही घूम जाती है, तभी तो डे और नाइट का ट्रांजिशन होता है। और अपनी क्या कहते हैं, सन के अराउंड वो 365 डेज में घूमती है अर्थ, ठीक है। और अर्थ के नंबर ऑफ मून्स कितने हैं? एक ही सैटेलाइट है अर्थ के पास, एक ही चंदा मामा है। मार्स की बात करें तो मार्स का एक ऑर्बिट सन के अराउंड 687 डेज का होता है, यानी कि मार्स के ऊपर एक साल 687 डेज के बराबर है। और वहाँ पर एक स्पिन एक दिन का ही होता है। दैट मीन्स वहाँ पे दिन और रात का ट्रांजिशन एक दिन का 24 घंटे का ही होता है। और मून्स, मार्स के पास 2 मून्स होते हैं। आगे फर्दर क्लासेस में आपको इन मून्स के नाम भी पता चलेंगे, इन मून्स के कुछ नाम भी होते हैं, ठीक है। जुपिटर की बात करते हैं तो जुपिटर का एक ऑर्बिट सन के अराउंड 11 साल 11 महीने अप्रॉक्सीमेटली 12 साल के बराबर होता है। और एक स्पिन 9 घंटे 56 मिनट्स का, 9 घंटे 56 मिनट का। मून्स कितने हैं जुपिटर के? 53 मून्स, ठीक है। और सैटर्न की बात करें तो सैटर्न का एक ऑर्बिट सन के अराउंड 29 ईयर्स का होता है, यानी कि कितना टाइम डिफरेंस है। जो काम अर्थ एक साल में कर रही है वो काम सैटर्न 29 ईयर्स में कर रहा है, ठीक है, 29 ईयर 5 मंथ में। और एक स्पिन इसकी एक्सिस का होता है 10 घंटे 40 मिनट का, यानी कि वहाँ पर एक दिन 10 आवर्स 40 मिनट्स का होगा। और मून्स कितने हैं वहाँ? 53, ठीक है। सैटर्न के पास भी 53 मून्स हैं, अबाउट 53। यूरेनस की बात करी जाए, यूरेनस, तो यूरेनस जो है इसका एक ऑर्बिट सन के अराउंड 84 ईयर्स का होता है, यानी कि इसको तो और ही समय लग रहा है। यानी कि यहाँ पर अगर हम न्यू ईयर मनाने चले जाएँ तो यहाँ तो भाई 84 ईयर्स के बाद एक न्यू ईयर आएगा। और एक स्पिन एक्सिस के अराउंड 17 घंटे 14 मिनट का, यानी कि एक दिन यूरेनस के ऊपर 17 आवर्स 14 मिनट्स का होता है। और मून्स यहाँ 27 हैं, अबाउट 27 मून्स आर देयर ऑन योर यूरेनस। नेपट्यून की बात करें, नेपट्यून का एक ऑर्बिट तो और भी ज़्यादा लंबा है भाई, 164 ईयर्स। और एक स्पिन 16 आवर्स 7 मिनट्स। और मून्स का नंबर कितना है? 13। तो यहाँ से आपके क्वेश्चंस तो आ सकते हैं एग्ज़ाम में, इस चीज़ को ज़रूर पढ़ लेना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम चलते हैं बैक एक्सरसाइज पे। मतलब कितना फैसिनेटिंग है ये, कितने ज़्यादा मून्स, कितना ज़्यादा टाइम डिफरेंस हमें देखने को मिलता है हमारे अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर। तो अब चलते हैं एक्सरसाइज पर। पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ब्रीफली। तो मैंने यहाँ आंसर्स लिख रखे हैं। पहला क्वेश्चन है हाउ डज़ अ प्लैनेट डिफर फ्रॉम अ स्टार। प्लैनेट और स्टार का डिफरेंस पूछ रहा है। तो मैं आंसर थोड़े से छोटे लिखे हैं क्योंकि यहाँ पर जगह थोड़ी कम थी, बाकी मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर ही देती हूँ। आई होप इतना तो विजिबल होगा ही।
तो प्लैनेट्स जो हैं वो ऐसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हैं जो कि मोशन करते हैं, यानी कि वो चलते हैं, ठीक है, मूव करते हैं। स्टार्स वगैरह इतना मूवमेंट नहीं करते, मतलब ऑर्बिट वाला मोशन उनका नहीं होता है, ठीक है। और दूसरा, प्लैनेट्स के पास इलिप्टिकल या इलोंगेटेड ऑर्बिट होता है। इनके पास खुद की हीट और लाइट नहीं होती है, ठीक है। दे आर लिट बाय, या दे आर, ये चमकते कैसे हैं, स्टार्स की लाइट एमिट करके, स्टार्स और सन की लाइट एमिट करके। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं स्टार की, तो स्टार ऐसे हेवनली बॉडीज़ हैं जो कि अपनी लाइट पोजेस करते हैं, अपनी हीट पोजेस करते हैं, उनके पास अपनी लाइट और हीट होती है, और बहुत लार्ज अमाउंट में ये अपनी हीट और लाइट को एमिट भी करते हैं, देते भी हैं। और ये गैसेस के बने हुए होते हैं। प्लैनेट्स वगैरह ज़्यादातर रॉक्स के, गैसेस और लिक्विड के भी होते हैं, बट वहाँ पर हमें रॉकी स्ट्रक्चर्स भी नज़र आ जाते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज मेंट बाय सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम का मतलब क्या है, तो सोलर सिस्टम पर चलते हैं। ये आंसर मैंने यहाँ लिखा है कि सन की फैमिली को सोलर सिस्टम कहा जाता है, जिसके अंदर सन आता है, 8 प्लैनेट्स आते हैं, सैटेलाइट आता है, और कुछ अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स लाइक योर एस्टेरॉइड्स एंड मीटियोरॉइड्स आते हैं, जो कि मिलके सोलर सिस्टम बना देते हैं। और इस सोलर सिस्टम का हेड कौन है, मुखिया कौन है फैमिली का, आपका सन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेम ऑल द प्लैनेट्स अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस फ्रॉम द सन। सन के हिसाब से दूरी कितनी है, तो ये आपको ट्रिक से याद रख सकते हैं, माई वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व द नट्स, ठीक है। तो उसी से ही आप ये आंसर भी कर सकते हैं, ठीक है। अगले पे चलते हैं, दैट इज़ वाई इज़ अर्थ कॉल्ड यूनिक प्लैनेट। अर्थ को यूनिक क्यों कहा जा रहा है, देखो अर्थ पे टेम्परेचर ना ही ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडा है, एक यूनिकनेस इस सेंस में है। दूसरी, यहाँ पे लाइफ सपोर्टिंग सारी चीज़ें हैं, वाटर प्लस एयर दोनों चीज़ें प्रेजेंट है, ठीक है। कैसे 2/3 ऑफ सरफेस जो है अर्थ का पानी से कवर है, उसको ब्लू प्लैनेट कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो एयर है उसके अंदर लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं लाइक योर ऑक्सीजन, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ई पार्ट, क्या के वाई डू वी ओनली सी वन साइड ऑफ द मून। तो इसका आंसर बिल्कुल सिंपल है, हमें हमेशा एक साइड क्यों दिखती है चांद की, क्योंकि मून अपना एक रोटेशन या अपना एक स्पिन जो है वो कैसे कर रहा है, 27 डेज में कंप्लीट कर रहा है, उसी स्पीड से वो अपना एक स्पिन भी कंप्लीट कर रहा है। यानी कि अर्थ के अराउंड वो जिस स्पीड से घूम रहा है उसी स्पीड से वो अपनी एक्सिस के अराउंड भी घूम रहा है। उतने टाइम में जितना वो अर्थ का चक्कर कंप्लीट कर रहा है उतने टाइम में वो अपने एक्सिस पे भी घूम रहा है, जिसकी वजह से हमें मून का सिर्फ एक ही साइड विजिबल रहता है। एक यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द यूनिवर्स। यूनिवर्स क्या है, तो यहाँ मैंने लिखा है यूनिवर्स एक वास्ट स्पेस है जिसके पास इनफाइनाइट वॉल्यूम है, यानी कि ऐसी वॉल्यूम जिसको आप कैलकुलेट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा बड़ा है, उसके अंदर बिलियंस ऑफ गैलेक्सीज़ हैं और काफ़ी सारी सेलेस्टियल बॉडीज़ भी हैं, ठीक है। तो हम सब इस यूनिवर्स का ही हिस्सा हैं। फिर कुछ ये टिक द करेक्ट ऑप्शंस आ जाते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि कौन से प्लैनेट को अर्थ का ट्विन कहा जाता है, तो दैट इज़ वीनस। तो अगला क्वेश्चन आता है थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन, तो माई वेरी एफिशिएंट मदर, माई वेरी एफिशिएंट दैट इज़ अर्थ। थर्ड नंबर पे कौन आ रहा है, अर्थ आ रही है। अब सारे प्लैनेट्स जो हैं सन के अराउंड किस पाथ में घूमते हैं, इलोंगेटेड, या इस पाथ को हम इलिप्टिकल भी कहते हैं, ठीक है। ये पाथ कैसा होता है आपका, सर्कुलर नहीं होता, ऐसा नहीं होगा, कैसा होता है, ऐसा इलोंगेटेड, ठीक है, ओवल नहीं कहते इसको। अगली चीज़ आती है पोल स्टार। पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन बताता है, नॉर्थ डायरेक्शन बताता है। पोल स्टार, नॉर्थ स्टार भी कहते हैं इसको, हिंदी में ध्रुव तारा बोला जाता है, ठीक है। अगली चीज़ आती है एस्टेरॉइड्स कहाँ मिलते हैं, एस्टेरॉइड बेल्ट कहाँ थी, उस डायग्राम को याद कीजिए, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ डैश फॉर्मिंग वेरियस पैटर्न इज कॉल्ड डैश। तो स्टार्स का ग्रुप जो है अलग अलग पैटर्न्स बनाता है, जिसको कहा जाता है कॉन्स्टलेशन, ठीक है। एग्जाम्पल दिए थे उर्सा मेजर, बिग बियर, और एक एग्जाम्पल देना रह गया आई थिंक कॉन्स्टलेशन का, ये वाला,
एक कॉन्स्टलेशन ये भी होती है, ओरायन बोला जाता है इसको, ठीक है। तो ऐसी बहुत सी कॉन्स्टलेशन होती है, कोई खाली ओरायन और बिग बियर नहीं है, बहुत सारी होती हैं। आप गूगल कीजिए, बहुत सारे पैटर्न्स आपको दिखेंगे ऐसे ऐसे, जिनके नाम भी नहीं पढ़े जाएंगे, इतने मुश्किल मुश्किल होते हैं, ठीक है। फिर अगली चीज़ आती है स्टार्स के एक बड़े सिस्टम को क्या कहा जाता है, तो उसको गैलेक्सी कहा जाता है। और सबसे क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडी अर्थ के कौन सी है, तो दैट इज़ मून, सैटेलाइट, चंदा मामा। और थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन का ये क्वेश्चन अभी MCQ में भी था, दैट इज़ अर्थ। प्लैनेट के पास खुद का क्या नहीं होता, हीट और लाइट नहीं होती, जो कि वो मांगते हैं किससे, स्टार्स और सन से, ठीक है। तो ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। थैंक यू and please like, share and subscribe.